हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर कहानियाँ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन कहानियों को सुन सके और एंजॉय कर सके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी जो है उसका शीर्षक है लड़की या प्रेत। गांव में हमारे चाचा के खेत में बाजरा लहलहा रहा था। वहाँ धान कटाई रात 11 बजे शुरू होती और सुबह तक चलती। हम तो गांव घूमने ही गए थे। सोचा चलो हम भी चले जाएंगे वहाँ। रात भर हरियाली और ठंडक के बीच खेतों में खटिया डालकर सोएंगे और जब दिल किया गरम चाय वहीं लकड़ियाँ जलाकर बनवा लेंगे। इस तरह से फुल नाइट पिकनिक हो जाएगी। अब ऐसे अवसर शहरों में तो मिलने से रहे। हम सब भी रात की तैयारी करके शाम में आराम करने लेटे तो बातें करते करते सभी को नींद लग गई। फिर रात में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे भाई ने उठकर दरवाज़ा खोल देखे। अरे ये क्या! इतनी खूबसूरत गांव की गोरी शॉल ओढ़े खड़ी मुस्कुरा रही थी। दरवाज़ा खुलते ही बोली, आप लोगों को चाचा जी ने खेतों पर बुलाया है। सामने 3 बैलगाड़ियाँ खड़ी हैं। आप सब बैठकर चले जाइए, धान की कटाई का आनंद लीजिए। हम सब खुशी खुशी जाकर बैलगाड़ी में जा बैठे। 3 बैलगाड़ी और 3 बैलों को हाँकने वाले मौजूद थे। हम सब निकल पड़े, लेकिन अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी रास्ते भर। जाने वक्त क्या हो चला था। घड़ी तो कोई भी नहीं लाया। गाड़ीवान बोले, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 बजे हैं रात के। हम पूछे, चाचा जी और उनके परिवार दिखाई नहीं दिए। गाड़ीवान बोले, वो लोग तो आपको खेतों पर ही मिलेंगे, कब के पहुंच गए वो तो। हम पता नहीं कितनी देर बाद खेतों पर पहुंचे। हम तो खेत किसके हैं ये तक नहीं जानते, क्योंकि पहले कभी चाचा जी के खेतों पर गए ही नहीं थे। जब वहां पहुंचे तो वहां चाचा जी या उनके परिवार के कोई सदस्य हमें नज़र ही नहीं आए। बस सबके लिए खटिया बिछी हुई थी और दूर पर खेत में सब लोग बैठे धान की कटाई में मशगूल थे और बस वो खूबसूरत लड़की ही आती जो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय और बिस्किट दे जाती। भाई को उससे कुछ लगाव सा हो गया था। वो चाय का प्याला उठाए उस लड़की के पीछे जाने लगा, पर थोड़ा आगे जाते ही वो अंधेरे में कहीं ओझल हो गई। भाई को चिंता हुई कि इतने अंधेरे में वो बेचारी लड़की हमारा कितना ख्याल रख रही है। भाई वापस आ गए। हम सब ने चाय बिस्किट का लुत्फ़ उठाया उस सुहावनी सर्द रात में और लेट गए अपनी खटिया पर। तारे और खुला आसमान चांद के साथ देखते हुए कब नींद की आगोश में चले गए पता ही नहीं चला। आँख तब खुली जब वो सुंदर लड़की फिर से चाय और नाश्ता ले आई। हमने चाय पीकर खेतों की कटाई होते देखने का निश्चय किया। हमने उस लड़की से कहा, रुको, अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे फसल कटाई देखने। उसने मुस्कुराकर सर झुका लिया। फिर चाय पीते ही हम सब उठ खड़े हुए। वो लड़की हमारे आगे आगे चलती हुई कुछ दूर तक साथ रही। फिर खेतों की कटाई चल रही थी। उस जगह आते आते वो अंधेरे में खो गई। हम सब देख रहे थे। बहुत सारे आदमी औरतें जुटे हुए थे। भाई उस लड़की को तलाशता रहा उन फसल काट रही औरतों में, लेकिन सबने घूंघट कर रखे थे और आदमियों ने ठंड से बचने के लिए शायद गमछे से सर और मुंह बांध रखा था। भाई और हम थोड़ी देर वहां घूमने के बाद वापस अपने खटिया के पास आ गए। भाई बोला, साला इधर तो किसी का मुंह भी नहीं दिखता और जिसका मुंह दिखता है वो बार बार गायब हो जाती है। अब के बार वो आई तो जाने नहीं दूंगा। कहते हुए वो फिर खटिया पर पसर गया। मैंने पूछा, चाचा जी कहीं नजर नहीं आए? भाई बोला, अब तक तो कोई नहीं मिला, सब तो मुंह बांधे हैं। पता नहीं चाचा जी रात में आंख मिचोली खेल रहे हैं। तभी वो सुंदर लड़की वापस चाय लेकर आई। भाई बोले,
चाय पिला पिला कर मारोगी क्या हमें? वो प्याले में चाय भरते हुए मुस्कुराई। भाई बोले, क्या यार, तुम बार बार गायब कहाँ हो जाती हो? वो बोली, कहीं नहीं, मैं तो यहीं कटाई करती हूँ। इस बार भाई ने उससे कुछ बोले बगैर उसके जाते ही उसके पीछे हो लिए। कुछ देर बाद भाई ने छुपकर लड़की को एक कंकड़ मारा। वो जब पलटी तो भाई के होश उड़ गए। वो खूबसूरत लड़की की जगह एक कंकालिनी नजर आई जो शॉल ओढ़े हुए थी। भाई तो उसे देखते ही बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बहुत देर तक जब भाई नहीं आए तो हम सब उनको देखने निकले। थोड़ी दूर पर ही अंधेरे में वो नीचे बेहोश पड़े हुए थे। हमने भाई को उठाकर खटिया तक ले आए और लिटा दिए। उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आए और घबरा कर उठ बैठे। हमसे बोले, वो देखो, वो सब लोग शायद इंसान नहीं भूत है। वो लड़की लड़की नहीं कंकालिनी है। मैंने अभी देखा और वहीं गिर गया था। हम सब घबरा गए। हमने फौरन कटे हुए बाजरे के खेत के पीछे घनी घास में जाकर छुप गए। देखे तो वो सारे कंकाल हमारी खटिया के चारों तरफ फैले नाच कूद रहे थे और हमारे खटिया को पत्थर उठाकर मार रहे थे। हमने सोचा अगर हम वहाँ होते तो हमें भी ये लोग पत्थरों से पीटकर मार डालते। हम सब बाजरे के खेत के पीछे घास में छिपे बैठे रहे। वो कंकालिनी फिर से लड़की बनकर आई और चाय पीने के लिए हमें पुकारती हुई ठहाके लगाने लगी। हम सब सांस रोके उनकी गतिविधियां देखते रहे और सुबह होने की दुआ करने लगे। आखिर वो लोग एक एक कर सब वहाँ से गायब हो गए। हमने चैन की सांस ली। शायद सुबह हो गई थी, इसीलिए वो लोग चले गए और बैलगाड़ी भी गायब हो गई। फिर हम किसी तरह उजाला होने तक वहीं छुपे बैठे रहे। जब थोड़ा उजाला हुआ तो हमने देखा वहाँ न तो बाजरा कटा हुआ था और न खेत था। वहाँ सिर्फ जली हुई ज़मीन थी। बस हम सब खोजते खोजते आखिर चाचा जी के घर तक पहुँच गए। हमारी ऐसी हालत देख चाचा जी और उनके परिवार के लोग घबरा गए। फिर हमने उनको सब कुछ बताया। चाचा जी बोले, रात में तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए हम खेत पर नहीं गए थे। फिर हमने उनको उस खेत की तरफ ले गए जहाँ रात गुजारी थी हमने। वो देखकर चाचा जी ने बताया, ये खेत तो दानू किसान का है जिसकी एक सुंदर सी बेटी थी। 4 साल पहले वो अपने खेतों में धान की कटाई कर रहे थे। अचानक न जाने कैसे उनके खेतों में आग लग गई और दानू के साथ साथ उसकी बीवी, उसकी बेटी, पूरा परिवार आग में जल गया था। तब से वो खेत यूं ही जली अवस्था में पड़ा है। चाचा जी बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो सही सलामत बच गए तुम सब लोग। फिर उसके बाद गांव वाले और चाचा जी ने अपने फसलों की कटाई हमेशा दिन भर में ही करने का फैसला किया। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है 12 बंगला। सर्दी की वो ठिठुरन भरी शाम। दफ्तर से लौटने में कुछ देर हो गई थी। धुंध के कारण रास्ते सूझ नहीं रहे थे और हाड़ कपाती हवाएं आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। कमरे पे पहुंचते ही दरवाज़ा बंद कर गर्म कॉफ़ी के लिए स्टोव जलाया। कॉफ़ी बनाते बनाते हाथ भी सेकने लगा। थकान और ठंड से और कुछ बनाने की हिम्मत ने जवाब दे दिया, इसलिए कॉफ़ी पीकर चुपचाप रज़ाई में छुप गया। कब नींद ने गहन समाधि में ले लिया कुछ पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट ने तंद्रा भंग की। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था, जैसे किसी मुश्किल में हो। इतनी रात कौन हो सकता है? आसपास तो कोई रहता भी नहीं। इस तरह के अनेकों प्रश्न लिए अनायास ही कदम दरवाजे की ओर बढ़ गए, जिस पर खटखटाने की आवाज़ अब और तेज़ हो चुकी थी। डरते सहमते दरवाज़ा खोल तो सामने सुधीर खड़ा था, जो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके भय में कहीं दबकर रह गई थी। घबराकर शशांक ने उसे ज़ोर से झकझोर दिया और चिल्लाया, सुधीर। ये नाम लेते ही शशांक की नींद खुल गई। ओह, ये सब क्या था? माथे पर पसीने की टपकती बूंदें, कानों में स्पष्ट सुनाई देती धड़कनें और तेज़ी से चलती सांसें। बदहवासी की इस हालत से खुद को निकालते हुए पानी पीकर पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गया।
और सुधीर के विषय में सोचने लगा, जो उसके दफ्तर में सहकर्मी और मित्र भी था, परंतु अज्ञात कारणों से पिछले 5 दिनों से नहीं आ रहा था। उसे याद करते शशांक की आंख लग गई और अचानक फ़ोन की घंटी बजी। सुबह हो चुकी थी। वो किसी अनचाही आशंका से फ़ोन की ओर बढ़ा। उधर से दफ्तर के ही एक अन्य सहकर्मी ने बताया कि सुधीर के पिताजी का देहांत हो गया। 4 दिन हो गए वो घर गया हुआ है। सुनते ही वो तुरंत तैयार होकर मेरठ के लिए निकल पड़ा। 7 घंटों की यात्रा कर वो मेरठ पहुंचा। स्टेशन पहुंचकर टैक्सी वाले से बोला, 12 बंगला। नाम सुनते ही वो बोला, उधर कोई नहीं जाता, आप चाहे तो पूछ कर देख लीजिए। अन्य कई रिक्शा वालों से भी पूछा, पर सब ने मानो मुंह फेर लिया। तभी वो टैक्सी वाला बोला, मैं आपको 12 बंगले के पास वाले चौराहे तक छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो गई है। शशांक के मन में एक कौतूहल जिसे कदाचित वह भाप गया। बोला, ठाकुर साहब के बंगले जा रहे हैं, ज़रा संभल कर रहिएगा। कुछ ही देर में वो चौराहा आ गया। वो बोला, यहाँ से सीधे चले जाइए, कुछ ही दूर है 12 बंगला। उसे पैसे देकर वो आगे बढ़ा, लेकिन कदम मानो साथ नहीं दे रहे थे। बर्फीली रात का गहराता सन्नाटा, सड़क पर झिलमिलाती एक मध्यम रोशनी जिसे धुंध की चादर ढकने को आतुर। सड़क के दोनों ओर घने वृक्ष, पत्तों को सरसराती हुई हवाएं, जिनकी आवाज़ कानों को साफ सुनाई दे रही थी। साहस बटोर कुछ दूर बढ़ा ही था कि अचानक किसी के कदमों की आहट ने कदम रोक दिए। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। वो फिर चल पड़ा, लेकिन वो आहट उसका पीछा करती। रुक कर देखा तो कोई नहीं। ये सिलसिला पूरे रास्ते चलता रहा। कुछ ही समय में बंगला सामने था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर बाद पुराने बंगले का मजबूत दरवाज़ा चरमराहट की ज़ोर की आवाज़ के साथ खुल गया। सामने सुधीर को देख उसकी निष्प्राण चेतना में मानो प्राण आ गए। सुधीर उसे भीतर ले गया और उस विशाल और जर्जर से प्रतीत होने वाले बंगले के एक कमरे में उसे विश्राम करने को कहकर चला गया। शशांक ने कमरे में जलती धीमी रोशनी में नजरें घुमाई। विशाल कक्ष के बीच अति प्राचीन से दिखने वाले पलंग के पास रखी मेज पर अपना बैग रखा और बिस्तर पर लेट गया। पास ही पड़े कंबल को ओढ़ ठंड से बचते बचाते उसे नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि उसका कंबल नीचे की ओर सरकता जा रहा है। उसने नींद में उसे वापस खींचा और फिर दोबारा वही हुआ। कंबल सरकता जा रहा था। वो चौंक कर आँख खोल देखता है तो उसका पलंग हवा में झूल रहा था, ज़मीन से बहुत ऊपर। वो चीख पड़ा, लेकिन इतने बड़े और सुनसान से उस बंगले में उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। चीख के साथ ही उसका पलंग जोर की आवाज़ से ज़मीन पर आ गिरा, मानो किसी ने पटक दिया हो। तो वो खुद को संभाल पाता इससे पहले ही कमरे के साथ लगे बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई स्नान कर रहा हो। शशांक बेहद भयभीत हो गया। उसका कंठ सूखने लगा। तभी कुछ दूर मेज पर रखी सुराही में कुछ आहट हुई। उसी आंखें उस ओर गई तो देखा पानी से भरा एक गिलास हवा में झूलता उसकी ओर बढ़ा और एक भारी आवाज़ कमरे में गूंज गई, पानी पी लो। ये देखते ही वो दरवाजे की ओर लपका। दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर भागा। बाहर भीषण सन्नाटा, जैसे उसके अतिरिक्त वहाँ कोई न था। तभी सीढ़ियों पर उसकी दृष्टि गई तो एक अस्पष्ट सी परछाई हाथों में बड़ा सा भोजन थाल लिए उसकी ओर बढ़ रही थी। वो वापस कमरे की ओर भागा जहाँ वो पहले से ही उपस्थित थी। मेज पर थाल रखते हुए बोली, भोजन कर लीजिए, और हवा की तरह गायब हो गई। शशांक ने उत्सुकता से उस थाल पर ढका हुआ कपड़ा हटा दिया। थाल में सुधीर का कटा हुआ सिर था, जिससे रक्त की धार बह रही थी। शशांक की चीख के साथ वो भयावह अट्टहास वातावरण में गूंज गया। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक सूरज की किरणों ने उसकी चेतना लौटाई। आसपास देखा तो वो उस 12 बंगला के बाहर पड़ा था। पास ही उसका मोबाइल फ़ोन बज रहा था। उसने फ़ोन उठाया
तो सुधीर की आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें अपना नया पता भेज दिया है, कहीं तुम पुराने पते पर न चले जाना। वो बंगला छोड़े हमें कई साल हो गए, कहीं तुम भूल से वहाँ तो नहीं पहुँच गए, उस 12 बंगला पर। एक भयावह, विकृत और हृदय को चीरता अट्टहास चारों ओर गूंज उठा। हमारी तीसरी कहानी का टाइटल है भूतिया ट्रेन। दिसंबर का महीना था। हाड़ कँपाने वाली बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात के लगभग 11 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। यात्रियों की भीड़ भाड़ भी बर्फीली हवाओं के प्रकोप को नहीं रोक पा रही थी। हमारी ट्रेन आने में लगभग 1 घंटे का समय बाकी था। रात्रि के 11 बज चुके थे और हमारी ट्रेन का समय 12:10 का था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे हम बोर हो ही रहे थे, साथ में सर्दी से शरीर में कंपन उत्पन्न हो रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो बाहर घूमकर आए, कुछ खा पी भी लेंगे। कहाँ जाओगे ठंड में, सामान भी काफ़ी है, यहीं बैठे रहो। अच्छा, तुम सामान के साथ यहीं बैठी रहो, मैं थोड़ी देर घूमकर अभी आता हूँ। ये खाने का बैग मैं साथ ले जा रहा हूँ, बाहर चाय मिल गई तो कुछ नाश्ता कर लूँगा और तुम्हारे लिए यही चाय ले आऊँगा। इतना कहकर मैंने खाने का सामान वाला बैग कंधे पर लटकाया और प्लेटफॉर्म से बाहर पार्क से होकर मेन रोड की तरफ बढ़ने लगा। पार्क में अंधेरा था। बर्फीली हवाएं निशा का सीना चीरती हुई साए साए के साथ आगे बढ़ रही थी। सर्दी से मेरा शरीर भी कांप रहा था और मैं तेज़ी से चलता हुआ चाय की तलाश में पार्क को पार करके रोड पर पहुंचना चाह रहा था। तभी मेरे कानों में किसी के कराहने की आवाज़ आई। अंधेरे में ध्यान से देखने पर पार्क के चबूतरे के पास हाथ में कटोरा लिए एक औरत पड़ी थी। मैंने सोचा कोई गरीब औरत है, शायद भूखी हो, तो मैं अपने बैग से कुछ खाने का सामान उसे देने के लिए चबूतरे की तरफ घूमा। चबूतरे के पास पहुंचकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो औरत कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पड़ी कराह रही थी, कहाँ गई? शायद मेरे कानों का भ्रम हो, मगर मैंने तो उसे अपनी आंखों से भी देखा था। इधर उधर निगाह घुमाकर भी कुछ दिखाई नहीं दिया तो एक अजनबी भय के साथ मैं बहुत तेज़ चलता हुआ प्लेटफॉर्म पर वापस अपनी पत्नी के पास आ गया। बहुत जल्दी चाय पी आए, मेरे लिए लाए हो क्या? नहीं, मैंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। क्यों? अंधेरे में पार्क से गुजरते समय मुझे कुछ महसूस हुआ, इसीलिए वापस आ गया। क्या महसूस हुआ? पार्क में चबूतरे के पास कोई औरत हाथ में कटोरा लिए कराह रही थी। मैं चबूतरे के पास गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वो गायब हो गई। शायद तुम्हारा भ्रम हो, भूत प्रेतों को तो मैं भी नहीं मानता, मगर अपने कानों से सुनी कराहट और आंखों से देखी उस औरत को कैसे भूल जाऊं? चुड़ैल अंधेरे में ही रहती है, कोई होगी, तुम्हें देखकर भाग गई होगी। मैंने बातों का विषय बदला और हम दोनों बात करते हुए ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन भी अपने समय से आ गई तो हम दोनों अपनी रिजर्व सीटों पर बैठ गए। हमारे बराबर वाली तीसरी सीट खाली ही रही। ट्रेन अपने समय से ही चल दी। लगभग 10 मिनट बाद हमारे बराबर वाली खाली सीट पर टीटी एक महिला को बैठा गया। कुछ समय बाद हम दोनों अपनी सीट पर सो गए। अभी ठीक से मेरी आंखें लगी भी नहीं थी कि मेरी पत्नी ने झकझोरते हुए मुझे जगाया। क्या बात है? उसके चेहरे का भय अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया। बात तो कुछ नहीं है, पर कुछ घुंघरू बजने जैसी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं आलस छोड़कर पुनः जाग गया और उसके पास ही सीट पर बैठ गया। हमारे बराबर में बैठी महिला किसी मूर्ति की भांति बैठी रही। उसके शरीर पर इतनी ठंड में भी गर्म कपड़े नहीं थे और न ही वो ठंड का एहसास कर रही थी। वो बिना हिले डुले स्थिर बैठी थी। रात के लगभग 1 बजे का समय होगा। ट्रेन अपनी तीव्र गति से पटरियों पर दौड़ रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर लाइट बुझाकर नींद में मग्न थे। पूरी बोगी में अंधेरा था। सिर्फ टॉयलेट के बाहर की लाइट बोगी के गेट पर जल रही थी, जिससे गेट साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों भय से ग्रसित लोए लपेट कर बैठे थे। तभी सीट के नीचे से कुछ घुंघरू खनकने की आवाज़ आई तो मेरे कान भी खड़े हो गए और पत्नी तुरंत घबराकर बोली,
आवाज़ सुनी तुमने? हाँ सुनी, कहते हुए मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सीट के नीचे देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाने का खाली पैकेट पड़ा था और उसमें से एक चूहा निकलकर भाग गया। पूरी तरह संतुष्ट होकर हम पुनः सीट पर बैठे तो गए, मगर भय का बीज हृदय में अंकुरित हो गया। एक अनजान भय को हृदय में समेटे हुए हम डर डर कर किसी तरह रात काटने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारे बराबर में बैठी महिला एकाएक एक झटके के साथ खड़ी हुई और कुछ अजीब अंदाज से चलती हुई बोगी के गेट पर पहुंच गई। मेरी निगाहें बराबर उसका पीछा कर रही थी। गेट पर जल रहे बल्ब में उसका भयावह चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बिखरे हुए बाल, बाहर निकले हुए दांत और उसकी लाल लाल आंखें डरावनी लग रही थी। मेरी पत्नी ने घबराकर एक साथ मेरी जेब भर ली। वो भय से थरथर कांप रही थी। मैं भी भयभीत था, मगर बेबस था। गेट पर पहुंचते ही उस महिला ने एक अजीब अट्टहास के साथ अपने चेहरे को गेट से रगड़ डाला। रक्त के फुहारे के साथ उसके चेहरे पर मांस भी लटकने लगा। बोगी का पूरा गेट रक्त रंजित हो गया। ये सब नज़ारा देखकर भय से हम दोनों की एक साथ चीख निकल गई। झटपट मैंने अपने कैबिन की लाइट जला दी। लाइट जलते ही उस महिला ने तुरंत ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। रात के लगभग 2 बज चुके थे। हमारी चीख पुकार सुनकर अन्य यात्री भी जगकर हमारी तरफ भागे। सभी एक साथ पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। भाई साहब, डिब्बे में कोई चुड़ैल है। वो 2 घंटे से हमारे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उनमें से रक्त भी बह रहा था। उसने अभी अभी ट्रेन से बाहर छलांग लगाई है। साक्ष्य के लिए रक्त रंजित गेट दिखाने के लिए उन्हें गेट पर ले आया, मगर ये क्या, गेट तो पूरी तरह स्वच्छ था। कहीं भी कोई भी खून का धब्बा नहीं था। कहाँ है यहाँ खून? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ख्वामखा सभी की नींद खराब कर दी। जाओ अपनी सीट पर सो जाओ। नहीं भाई साहब, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा या दिमाग का कोई रोग। जाकर डॉक्टर से अपना इलाज कराना। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी से पूछ लो, उसने भी ये सब कुछ देखा है। हाँ, हम सब यही सब बात को तफ्तीश कर रहे हैं कि तुमने क्या देखा है। सबकी रात काली कर दी तुमने, और अब सोने दो, चुपचाप रहो। अरे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने तो अपनी आंखों से देखा और हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो। तभी बोगी के दूसरे गेट पर अट्टहास गूंजने लगा। चेहरे पर लटके मांस के लोथड़ों से रक्त टपक रहा था और वो चुड़ैल यात्रियों की तरफ घूर घूर कर अट्टहास कर रही थी। उसकी मसाल जैसी आंखों से जैसे ज्वालामुखी फूट रहा हो। अट्टहास सुनकर सभी यात्रियों की नज़र पीछे दूसरे दरवाजे की तरफ घूम गई। बोगी के दूसरे गेट पर खड़ी चुड़ैल को देखकर यात्रियों की चीख निकल गई। पूरी बोगी में हाहाकार मच गया। दूसरे गेट की तरफ कुछ यात्री सो रहे थे। उनकी भी नींद खुल गई। वो सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर हमारी तरफ भागे। सभी यात्रियों ने अपने अपने कैबिन की लाइट जला दी। बोगी की लाइट जलते ही उस चुड़ैल ने पुनः ट्रेन से छलांग लगा दी। सभी यात्री अपनी आंखों से उस चुड़ैल का भयातुर रूप देख चुके थे। अब मुझे सफाई देने की आवश्यकता न हुई। सभी भय से थरथर काँप रहे थे। सबकी आंखों से नींद भाग चुकी थी। अब किसी की भी नींद खराब नहीं हो रही थी। सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर इकट्ठे होकर बैठ गए। किसी ने भी दूसरे गेट पर जाकर खून के धब्बे देखने की कोशिश न की। बोगी की चुड़ैल को वो भी अपनी आंखों से देख चुके थे। सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस बार तो बला टल गई, मगर चुड़ैल के पुनः आने का भय सभी को कुंठित कर रहा था। पता नहीं वो चुड़ैल कब पुनः आक्रमण कर दे। बोगी में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। लोग मन्नतें मांगने लगे, हे बजरंगबली, कैसे भी भोर तक बचा लो। मैं आपके मंदिर में ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगी। कोई कोई कह रहा था मैं मंगल को चोला चढ़ाऊंगा। तो किसी ने भंडारा करने का भी वादा कर दिया। भजन कीर्तन व हनुमान चालीसा का पाठ करते करते किसी तरह बची हुई रात्रि सुरक्षित निकल गई। निकलती भी न कैसे। भूत प्रेत तो बजरंगबली के नाम से ही कांपते हैं। सबके ऊपर बजरंगबली की कृपा बरसी और भोर की किरणें
नया जीवन लेकर खिड़कियों के रास्ते बोगी में आने लगी। सूर्यदेव की किरणों ने नए जीवन का संचार कर दिया तो मैंने अपनी सीट के नीचे पड़ा खाने का खाली पैकेट बाहर खींचकर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पैकेट में घुंघरू लगे हुए थे। शायद चूहे की उछल कूद से खनक गए होंगे, मगर वो चुड़ैल तो सभी ने अपनी आंखों से देखी थी। उस घटना को कैसे झुठलाया जा सकता था। हमारी आखिरी कहानी का शीर्षक है हाईवे वाला भूत। ये किस्सा लगभग 19 वर्ष पुराना है। वही मेरी नई नई नौकरी लगी थी। मेरा घर हाईवे से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। हुआ यूं कि उस समय हाईवे का चौड़ीकरण होकर 2 लेन से 4 लेन बनाया जा रहा था। सड़क किनारे लगे पुराने वृक्षों के कट जाने और सड़क के खुद जाने के कारण बाहर से बस द्वारा यात्रा करने पर बस के अंदर से गांव के चौराहे को पहचानना मुश्किल था। सभी लैंडमार्क मिट गए थे। मैं सप्ताहांत की छुट्टी पर घर को वापस आ रहा था। रात को 10 बज चुके थे। दिसंबर का महीना और कोहरा जोर का पड़ रहा था। आँख को हाथ तक नहीं सूझता था। मैंने अपने गांव के चौराहे का अंदाज़ा लगाकर बस रुकवाया। उतरने पर मालूम हुआ कि बस मेरे चौराहे से लगभग 700-800 मीटर आगे निकलकर रुकी है। लिहाजा मैं पैदल घर की दूरी तय करने लगा। अभी बमुश्किल 400 मीटर चला होऊंगा कि मेरा पैर अजीब सी ठंडी चीज़ से टकराया। मैं गिरते गिरते बचा। नज़र जमाकर जब मैंने नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरा पैर जिस चीज़ से टकराया वो धड़ से ऊपर नंगी लाश थी जिसका सर गायब था। मैं डर कर भागा और रोते रोते बहुत ही मुश्किल से घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैं बस रोए ही जा रहा था। घर वाले मुझसे रोने का कारण पूछ रहे थे, लेकिन मैं बस रोए ही जा रहा था। मेरे रोने से ठंडक की उस रात में भी गांव के अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, चाय पिलाकर संयत होने दो, तब कुछ पूछो। चाय पीकर और अपने अगल बगल इतने स्वजनों को देखकर मैंने सारी बात एवं डर का कारण बताया। सभी ने एक स्वर में कहा, ज़रूर हाईवे का भूत होगा जिसने डराया है। खैर, मैं संयत होकर सोने चला गया। सुबह जब अखबार आया तो तीसरे पृष्ठ की हेडलाइन थी, हाईवे के किनारे सर कटी लाश बरामद हुई। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और बेहद डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।